स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी लोगों के पास क्लास पहुंच जाए। और दोस्तों, आज हम हिंदी की 13वीं क्लास करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसकी हमने 2 क्लासें पिछली कर ली हैं, क्लास 11 और क्लास 12। दोस्तों, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि भाग 17 के अंतर्गत अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और 8वीं अनुसूची हम थोड़ा सा पिछली क्लास में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पिछली क्लास में देखा था। जैसे हमने अध्याय 2 देखा, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, इनके अंतर्गत हमने देखा प्रादेशिक भाषाएं, अध्याय 3 में हमने देखा एससी की भाषा, और हमने अध्याय 4 में देखा था विशेष निर्देश। तो दोस्तों, हमने ये 3 चीज़ें कल देखी थी। और हाँ, 8वीं अनुसूची कल की क्लास में हमने देखा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमने बात की थी 22 भाषाओं की। कितनी भाषाओं की? 22 भाषाओं की। 22 भाषाएं, जिनमें स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं? स्टार्टिंग में हमने बात की थी 14 भाषा। फिर उसके बाद संविधान संशोधन हुआ 21वां, उसमें एक भाषा और जोड़ी गई। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये 92, ये आपका 71, ये आपका 21वां, और ये स्टार्टिंग में, ये सबसे शुरुआत के समय में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। इसमें कितनी जोड़ी गई? 3। इसमें कितनी जोड़ी गई? 1। और स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 भाषाएं। कितनी? 14 भाषाएं। 4, 3, 1 और 14 भाषाएं। इन पे हमने चर्चा की। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं शुरुआत में थी। 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी आपकी सिंधी। 21वें संविधान में सिंधी। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? कोंकणी जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई, और आपकी एक और जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? मणिपुरी। कौन सी? मणिपुरी। दोस्तों, इसके बाद 92वें संविधान संशोधन में आपकी जो जोड़ी गई बोडो, डोगरी के बाद आपका मैथिली और संथाली, ये 4 जोड़ी गई थी। दोस्तों, इनके बारे में हमने कल चर्चा कर ली। लेकिन आज हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं
हमने अध्याय 1 की भी समीक्षा की थी पिछली क्लास में, जिसमें अनुच्छेद 343 के संदर्भ में क्या उसकी समीक्षा की। हमने जो समीक्षा की उसमें अनुच्छेद 343 के अंतर्गत अनुसार हमने संघ की राजभाषा कौन सी होगी, देवनागरी लिपि में लिखित होगी और हिंदी घोषित की गई। उसके बाद 343(2) के अनुसार इसे भारतीय संविधान लागू होने की तारीख अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा हमने कल देखा। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2 की समीक्षा। किसकी? अध्याय 2 की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अध्याय 2 में हमने क्या पढ़ा था? प्रादेशिक भाषाएं। क्या पढ़ी थी? प्रादेशिक भाषाएं, जिसमें अनुच्छेद 345 और 346 कौन कौन से? अनुच्छेद 345 और 346 से स्पष्ट है कि भाषा के संबंध में राज्य सरकारों को पूरी छूट दी गई। क्या हुआ? अनुच्छेद 345 और 346 में भाषा के संबंध में राज्य सरकारों को क्या हुआ? पूरी छूट दी गई थी। संविधान के इन्हीं अनुच्छेदों के अधीन हिंदी भाषी राज्यों, कौन से राज्यों में? हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी राजभाषा बनी। क्या हुआ? हिंदी राजभाषा बनी। कितने राज्यों में? और उस समय 9 राज्यों में बनी थी। कौन कौन से 9 राज्य थे आपके? पहला आपका उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? वो था आपका दिल्ली। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? दिल्ली। 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी राजभाषा बनी। उक्त प्रदेशों में आपसी पत्र व्यवहार की भाषा भी कौन सी होगी? हिंदी होगी। दिनों दिन हिंदी भाषी राज्यों ने हिंदी का प्रयोग सभी प्रकार सरकारी प्रयोजनों में करना स्टार्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त अहिंदी राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब की एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार की सरकारों ने हिंदी को द्वितीय राजभाषा घोषित कर रखा है। क्या किया? उन्होंने क्या कर दिया? हिंदी को दूसरी राजभाषा घोषित कर दिया तथा हिंदी भाषी राज्यों से पत्र व्यवहार के लिए हिंदी को स्वीकार कर लिया। उन्होंने क्या किया? जिन राज्यों में हिंदी राजभाषा थी उनसे अगर कोई कम्युनिकेशन करते थे वो लोग, तो क्या किया उन्होंने? कौन? जैसे जो अहिंदी राज्य थे, अहिंदी मतलब जहाँ पे हिंदी का प्रयोग नहीं होता था, उनमें कौन कौन थे आपके? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपके चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। इनमें क्या होता था? जो राजभाषा अपनी हिंदी है, हिंदी राज्यों में, तो ये थी अहिंदी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इन्होंने क्या किया कि दूसरी भाषा को क्या कर दिया? दूसरी मतलब द्वितीय भाषा कौन सी रख दी इन्होंने द्वितीय भाषा रख दी आपकी हिंदी। और जो हिंदी के राजभाषी राज्य थे उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि पत्र व्यवहार के लिए, इन्होंने हिंदी को स्वीकार कर लिया। किसे स्वीकार कर लिया दोस्तों? हिंदी को स्वीकार कर लिया। और अनुच्छेद 347 में, किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा दे सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उसको सरकारी अभिज्ञा दे सकता है। समय समय पर राष्ट्रपति ऐसी अभिज्ञा देते रहे। जो 8वीं अनुसूची में, कौन से? 8वीं अनुसूची में स्थान पाते रहे हैं। जैसे 1967 में कौन सी भाषा? सिंधी भाषा कौन से? 21वें संविधान संशोधन में। कब जोड़ी गई है? 21वें में। और 1922 में आपकी कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली। 1922 में, सॉरी 1922 नहीं,
92। और ये 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ आपका? 71वां। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। और 1992 के बाद 2003 में कौन सी भाषा? बोडो, डोगरी और मैथिली व संथाली, इन 4 भाषाओं को 92 में संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003 में कौन सा हुआ था? 92वां संविधान संशोधन। 92 आपका 71, 92 और 21वां। ये संविधान संशोधन की संधि है यहाँ पे। 1967 में कौन सी संधि? 21वें संशोधन के अंतर्गत। 1992 में कौन सा? 71वां संशोधन, जिसके अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली। और 2003 में 92वां संशोधन हुआ, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली व संताली को जोड़ दिया गया। यही कारण है कि संविधान लागू होने के समय जहां कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। कितनी? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। क्या थी? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। वहीं अब संख्या कितनी हो गई? 22। कितनी हो गई? 22। 22 कैसे हो गई? आपकी स्टार्टिंग में कितनी थी? 14। उसके बाद एक आपकी सिंधी जुड़ी, उसके बाद आपकी 3 भाषाएं और जुड़ी। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और उसके बाद आपकी एक भाषा और जुड़ी, 4 भाषाएं और जुड़ी। तो आपकी कितनी हो गई? 14 और 1 15 और 3 18 और 4 टोटल 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। अब हम बात करते हैं अध्याय 3 की समीक्षा करते हैं। किसकी? अध्याय 3 की समीक्षा। अध्याय 3 में हमने क्या पढ़ा था? SC और HC आदि की भाषा। क्या पढ़ा था? HC SC आदि की भाषा, अर्थात न्याय व विधि कानून की भाषा की समीक्षा। दोस्तों अध्याय 3 में क्या है? आपकी SC सुप्रीम कोर्ट, HC हाई कोर्ट आदि की भाषा, अर्थात न्याय व कानून विधि की भाषा की समीक्षा। अनुच्छेद कौन से में दिए? अनुच्छेद 348 और 349 से स्पष्ट हो जाता है कि न्याय व कानून की भाषा उन राज्यों में भी जहां हिंदी को राजभाषा मान लिया गया है, अंग्रेजी ही है। क्या है? अंग्रेजी ही है। नियम, अधिनियम, विनिमय तथा विधि का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होने के कारण सारे नियम अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं। क्या होता है? जो भी नियम बनता है नया या नियम बने वो कैसे बने? अंग्रेजी में ही बने। बाद में उनका अनुवाद मात्र कर दिया जाता है। क्या किया? उनका केवल अनुवाद कर दिया जाता है। जैसे किसी को नहीं आ रहा, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो क्या होता था? उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता था। इस प्रकार न्याय व कानून के क्षेत्र में हिंदी का समुचित प्रयोग हिंदी राज्यों में भी अभी तक नहीं हो सका। क्या है? वर्तमान में भी क्या होता? कोर्ट का कोई भी आदेश आता है तो वो भी किस भाषा में आता है? इंग्लिश में आता कि नहीं आता? और फिर ट्रांसलेट करके उसको वहां से तो जारी होता है कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कैसा? इंग्लिश में। लेकिन उसको जब समझ में नहीं आता तो क्या होता? हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। सीधी सी बात है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यायालय व कानून के क्षेत्र में हिंदी को समुचित प्रयोग हिंदी राज्यों में भी नहीं किया जा सका। अब हम बात करते हैं अध्याय 4 की। किसकी दोस्तों? अध्याय 4 की। अध्याय 4 में क्या दिया है? विशेष निर्देश की समीक्षा। क्या हमने अध्याय 4 पढ़ा था? पिछली क्लास में ही पढ़ा था, जिसमें क्या था? अध्याय 4 में था विशेष निर्देश। कौन से थे? अनुच्छेद 350 में व्यवस्था, अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी? किसी भी भाषा में।
350 में भले ही संवैधानिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यथा के निवारण हेतु किसी भी भाषा में अभ्यावेदन करने का हकदार माना गया। क्या हुआ? इनको किसी भी भाषा में अभ्यावेदन करने का हकदार माना गया, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यही है कि आज भी अंग्रेजी में अभ्यावेदन करने पर ही अधिकारी क्या करते हैं? आपकी बात को सुनते हैं, आपकी बात को तवज्जो देते हैं कि इन्हें इंग्लिश आती है। अगर हिंदी में ऐसा कुछ होता है, अभ्यावेदन आप करते हैं तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। ये देखो क्या कर दिया जाता है, उस पर ध्यान देना गवारा करते हैं। किस पे? जब आपका अभ्यावेदन इंग्लिश में होगा, अंग्रेजी भाषा में होगा। अगर हिंदी में होता है तो यार अनपढ़ है। क्या है? अनपढ़ है। यही मान लेते ना कि अनपढ़ है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास, किसमें? अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए। किसके लिए दिए गए? हिंदी के विकास के लिए। तो अनुच्छेद 351 राजभाषा विषयक उपबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हिंदी के भावी स्वरूप के विकास की परिकल्पना सन्निहित है। क्या है? भावी मतलब आप समझते ही हैं, भावी स्वरूप के विकास की परिकल्पना सन्निहित है। हम ये कह सकते हैं कि हिंदी को विकसित करने की दिशाओं में इसमें संकेत है। क्या है? इसमें संकेत है। इस अनुच्छेद के अनुसार मतलब 351, कौन से? 351 के अनुसार हम कह सकते हैं संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के लिए समुचित प्रयास करे। क्या करे? विकास, प्रचार की व्यवस्था, इनकी व्यवस्था करे। कौन से अनुच्छेद? 351। व्यवस्था करे। उससे क्या होगा कि भारत में राजभाषा हिंदी के ऐसे स्वरूप का विकास हो जाएगा जो समूचे देश में, मतलब पूरे देश में, समूचे में मतलब पूरे देश में प्रयुक्त तो हो सकेगा और भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? वाहिका बन सकें, अभिव्यक्ति की वाहिका बन सकते हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए यह कर सकते हैं कि संविधान की इस बात को भी निर्देश दिया गया कि हिंदी के हिंदुस्तानी और मान्यता प्राप्त अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली शैली को भी अपनाया जाए और मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः जो अन्य भाषाएं विश्व की किसी भी भाषा से शब्द ग्रहण कर उसके भंडार को समृद्ध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मुख्यतः कौन सी भाषा? संस्कृत और गौणतः। हम कह सकते हैं कि संविधान के निर्माताओं की यह प्रबल इच्छा थी। इन सबको हम अगर विश्लेषण करें, इन सारी चीज़ों का जो अध्याय 4 में जो विशेष निर्देश थे, इनकी जो हम समीक्षा कर रहे हैं, तो हम इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि संविधान के जो भी निर्माता थे, कौन? संविधान के निर्माता थे, उनकी मतलब एक प्रबल इच्छा थी। क्या थी? प्रबल इच्छा। उनकी प्रबल इच्छा थी कि हिंदी भारत में ऐसी सर्वमान्य भाषा के रूप को ग्रहण करे जो सब प्रांतों के निवासियों को स्वीकार हो, मतलब सबको स्वीकार हो, मतलब सब लोग इसको, सभी प्रांतों के लोग इसको क्या कर लें? स्वीकार कर लें, उसको अपना लें। संविधान के निर्माताओं को यह आशा हो सकती थी या थी कि हिंदी अपने स्वाभाविक विकास में भारत की अन्य भाषाओं से परिष्ठित संपर्क स्थापित करेगी और हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बीच में साहित्य का आदान प्रदान भी होगा। क्या होगा? कि साहित्य का आदान प्रदान होगा, जिससे हम यह कह सकते हैं कि संविधान के निर्माताओं ने उचित ढंग से, कैसे? उचित ढंग से, उचित ढंग से
यह आशा की थी कि राजभाषा हिंदी अपने भावी रूप का विकास करने में अन्य भारतीय भाषाओं का सहारा लेगी। क्या क्या करेगी? हिंदी जो होगी आपकी वो अन्य भाषाओं का सहारा लेगी। यह इसलिए था कि राजभाषा हिंदी को सबके लिए सुलभ और ग्राह्य रूप धारण करना है। क्या करना है? सबको लिए सुलभ और ग्राह्य रूप धारण करना है। हम एक चीज और देख लेते हैं जिसमें देखा कि हमने संविधान के निर्माताओं की यह प्रबल इच्छा थी। ये वही स्लाइड है जो हमने अभी इस पे चर्चा की। हम ऐसे देख लेते हैं इसको। संविधान के निर्माताओं की यह प्रबल इच्छा थी कि हिंदी ऐसी सर्वमान्य भाषा के रूप को ग्रहण करे जो सब प्रांतों के निवासियों को स्वीकार हो, मतलब सबके लिए। संविधान के निर्माताओं को यह आशा थी कि हिंदी अपने स्वाभाविक विकास में भारत की अन्य भाषाओं की से वरिष्ठ संपर्क स्थापित करेगी और हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के बीच साहित्य का आदान प्रदान करेगी। साहित्य का आदान प्रदान किस भाषा में होगा? मतलब अन्य भाषाओं के बीच में साहित्य का आदान प्रदान होगा। इस अनुच्छेद के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? कौन सा अनुच्छेद हम देख रहे हैं? 351। कौन सा? 351। 351 के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे ताकि भारत में राजभाषा हिंदी के ऐसे स्वरूप का विकास हो जो समूचे मतलब पूरे देश में प्रयुक्त हो सके और जो भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति की वाहिका बन सके। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बचे हुए तीनों अध्यायों की समीक्षा कर ली है। हम एक चीज और कह सकते हैं कि 1950 के बाद में, कब? 1950 के बाद में हिंदी की संवैधानिक प्रकृति कैसे हुई है ना, मतलब कि कैसे आगे बढ़ी, कैसे प्रगति की उसने। तो हम उसमें भी बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं और विस्तार से बताने वाले हैं। कैसे? विस्तार से बताने वाले हैं। जैसे राष्ट्रपति का संविधान आदेश है ना, राष्ट्रपति का संविधान आदेश, एक ये देख लेंगे। और एक ये चीज देख लेंगे कि प्रथम राजभाषा आयोग और ये बाल गंगाधर बीजी खैर आयोग है ना, इनकी क्या सिफारिशें थी। संसदीय राजभाषा समिति, गोविंद बल्लभ जी बी पंत समिति, इनकी क्या सिफारिशें रहीं। फिर राजभाषा अधिनियम जो 1963 में आया और 1967 में संविधान संशोधित हुआ था। कौन सा? राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम जब हम राजभाषा अधिनियम ये कब आया? 1963 में। और संशोधित कब हुआ था? ये 1967 में संशोधित हुआ। संशोधित 1967 में हुआ और आया कब था? 1963 में। हम इस पे भी कल की क्लास में चर्चा करेंगे। राजभाषा अधिनियम के क्या प्रावधान थे ये भी हम देखने वाले हैं। और राजभाषा अधिनियम जब संशोधित हुआ तो उसमें क्या क्या चीजें मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या आश्वासन दिए, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राजभाषा विधेयक
कब प्रस्तुत किया गया और क्या क्या उन्होंने भारतीयों के लिए विश्वास दिलाए। ऐसे ही एक चीज और देखेंगे हम कल की क्लास में, संसद द्वारा पारित संकल्प। इसमें क्या हुआ, त्रिभाषा सूत्र जो आपने नाम सुना होगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसको लागू किया गया, उसको क्यों लागू किया गया, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आज की क्लास को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा और इससे पहली क्लास को भी पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि आपको हिंदी की संवैधानिक स्थिति व उसकी समीक्षा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति व उसकी समीक्षा की ऐसी क्लासें कहीं नहीं मिलने वाली जैसी आप लोगों को स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सभी स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक और शेयर करें, जिससे क्या है सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सारे लोग जुड़ जाएं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।